हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो यहाँ पे हम एमपी सेट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी तो इसकी हम डिस्कस करते हैं। हमें डेट पता है 11 जनवरी है, 2026 इसकी डेट है। ठीक है, तो बेसिकली हम स्ट्रेटेजी समझने से पहले से थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेते हैं हम किस चीज़ का, अपने पैटर्न का, कि इसका क्या पैटर्न है। ठीक है, अब देखो जो एमपी सेट है ना, वो बेसिकली सेम ही सिलेबस है यूजीसी नेट का। ठीक है, ऑल दो मैंने यूजीसी नेट की भी स्ट्रेटेजी डाल दी है। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो इसका डेट है, ठीक है, वो हम 25 डेज़ की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। ठीक है, ऑल दो अभी इसमें 29 डेज़ बचे हैं, 28 डेज़। ठीक है, जब मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम पैटर्न आके देखते हैं आखिर इसके पैटर्न में है क्या ऐसा। ठीक है, तो पैटर्न में है बेसिकली कि इसके जो पेपर्स होंगे, ठीक है, वो दो होंगे। पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर जो है वो 2 होगा। पेपर 1 में बेसिकली हमसे पूछा जाएगा रिगार्डिंग जनरल थिंग्स, जनरल पेपर। और दूसरे पेपर में होगा ये स्पेसिफिक होगा, जिसमें सर्टेन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो ये जनरल है, आप सोचो आप किस लिए एग्जाम देने जा रहे हो। आप एग्जाम देने जा रहे हो प्रोफेसर के लिए फाइनली, या रिसर्चर के लिए, है ना, यही चीज़ तो है। मतलब कुल मिला के आप किसी एजुकेशन वाले सेक्टर से रिलेट करने जा रहे हो। ठीक है, तो अब उस एजुकेशन की आपको कितनी जनरल नॉलेज है उसके बारे में पता है कि नहीं पता है, तो वही इस जनरल पेपर में आता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें 50 क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। और स्पेसिफिक में बेसिकली क्या पूछते हैं आपसे, जो आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने हो गए, 150, और मार्क्स जो हो गए हमारे वो कितने हो गए, 300 मार्क्स। और इसका समय मिलता है हमें 3 आवर्स, और ये विदाउट किसके होता है, ब्रेक के। ये बेसिक्स है, ये आपको पता है। अब कैच यही है, देखो पैटर्न में ही। ठीक है, वो कैच ये है कि आपसे मैंने आपको बताया कि जनरल पूछेंगे और आपको स्पेसिफिक पूछेंगे कि भाई आपको किस चीज़ में मास्टरी करनी है। ठीक है, किस चीज़ में आके चल के आपको मास्टरी करनी है, तो उसका पूछेंगे। अब आपने कहा कि ठीक है, मैंने फॉर्म डाल दिया है, मेरे को मास्टरी करनी है किसमें, सोशियोलॉजी में, क्योंकि हम उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो हम उसी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है 10 यूनिट्स उन्होंने किस में दी, उनके सिलेबस में दी। वो 10 यूनिट्स आपको पढ़नी है। और उन्होंने कहा ठीक है, सिर्फ सिलेबस में सिर्फ सोशियोलॉजी स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे, हम जनरल चीज़ें भी पूछेंगे। तो उन्होंने जनरल पेपर भी थे जो हमने पेपर 1 को देखा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी इन्होंने 10 यूनिट्स दिए। अब वो 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं, आप इतना ध्यान रखना, जनरल है ये। और जनरल किस लिए है, इसलिए है कि उस एजुकेशन सेक्टर में आप जा रहे हो, उस रिसर्च में जा रहे हो, उस पीएचडी करने जा रहे हो। ठीक है, जो भी आपका मोटिव है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी एजुकेशन सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड वो देखेंगे आपका कैसा है, वो देखेंगे आपकी रिसर्च कैसी है, रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है। ठीक है, वो आपका आपका चेक करेंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो आपका चेक करेंगे। मैथ्स भी देखते हैं, उससे पहले आप आईसीटी देखेंगे, फिर आपका पीपल, एनवायरनमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कैसी हैं आपकी। ठीक है, हायर एजुकेशन के बारे में आप कितनी नॉलेज रखते हो। तो ये कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपकी क्या, एप्टीट्यूड भी चेक करेंगे। किस चीज़ का एप्टीट्यूड चेक करेंगे, आपकी आपका जो एनालिटिकल प्रोसेस कैसा है, एनालिटिकल थॉट प्रोसेस कैसा है, तो उसमें आपसे मैथ्स भी देख लेंगे। ठीक है, उसके साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देख लेंगे, उसके साथ आपका कॉम्प्रीहेंशन भी चेक कर लेंगे, है ना, ये चीज़ें, डाटा इंटरप्रिटेशन भी देख लेंगे। तो कितने हो गए, 7 8 9 10। तो ये 10 यूनिट्स आपको 2 सेगमेंट में देख लेंगे। क्लियर हुआ। सिमिलरली अब मैंने आपको सोशियोलॉजी का बताया था, सोशियोलॉजी में भी सोशियोलॉजी, ठीक है, इसमें भी आपसे यूनिट कितने पूछेंगे, 10। और इसमें फर्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है आपकी थिंकर्स की। अब ये कौन है, थिंकर्स। ये थिंकर्स वो हैं जिनने समाज में कुछ ना कुछ ऐसा करा है, कुछ ऐसी नई थ्योरी दी है जो समाज को पढ़ने में काम आती है, समाज को समझने में काम आती है। तो वो हमारे लगभग 26 थिंकर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए और ये मस्ट है। अगर देखो आपको बेयर मिनिमम थिंकर्स नहीं पता होंगे तो आप जो बाकी के 2 से लेकर 10 यूनिट तक, मतलब हमारी जो 9 यूनिट्स हैं, उसको आप क्या करोगे, आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आपको जो समझना है सोसाइटी को ना, वो आपको कैसे समझना है, आपको वो समझना है किसी थिंकर के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चंस आते हैं इसी चीज़ पे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से मैं भी समझा देता हूँ आपको। कि मानो इनइक्वालिटी की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो भाई अब इनइक्वालिटी, आप तो समझते हो इनइक्वालिटी क्या है, आपने कह दिया कि भाई एक रिच है, एक पुअर है। ठीक है, हाँ भाई ये इनइक्वालिटी हो गई। नहीं, बट जो थिंकर्स हैं वो और खतरनाक हैं, वो आपसे बोलेंगे कि जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी वो नेचुरल नहीं है। वो कौन सी है, वो हमें एम्फेसाइज करा जाता है कि हम अनइक्वल रहें, हमें जोर दिया जाता है कि हम अनइक्वल रहें। हमें जो है, जो रिच पीपल हैं वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पुअर पुअर, गरीब और गरीब रहे। ठीक है, कोई थिंकर आगे कहता है कि भाई जो इनइक्वालिटी है ना, वो क्या है, कि जो रिच हैं, ठीक है, और जो पुअर हैं,
जो रिच कंट्रीज़ हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो क्या है, वो डिपेंडेंट है, इसलिए वो पुअर है। एक ही फैक्टर भी निकल आया। तो अब ये किसने दिया, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने इनइक्वालिटी के बारे में तो जान लिया, ठीक है, वो इनइक्वालिटी के बारे में जान लिया, बट आपको समझना है थिंकर्स के पर्सपेक्टिव, तो इसीलिए थिंकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। अब इसमें भी अगर आपको एक महीने में नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप क्या करो, आपको सिलेक्टिव थिंकर्स ले लो। ठीक है, अब वो सिलेक्टिव थिंकर्स आप देख लो कि मानो वो हो गए आपके, जैसे कि क्लासिकल थिंकर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, वो तो कहीं नहीं गए, जिसमें मार्क्स, वेबर और डरखाएं, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप ले लो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में टेलकॉट पार्सन ले लो, ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी मैं अभी आपको पीडीएफ दूंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप पहले स्ट्रेटजी समझ लो, क्लियर। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं एमपी सेट की। तो एमपी सेट में आपको क्या करना है, आपको एक तो फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस करना है। फैक्चुअल में कौन कौन सी आ गई हमारी, फैक्चुअल में आ गई हमारी बुक्स, ठीक है, जो थिंकर्स हैं उनमें से किसके कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल से बताऊं मैं आपको कि मार्क्स है, मार्क्स ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, जैसे एलियनेशन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कोमोडिटी फेटिज्म, एटेक्सेट्रा, ठीक है, या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो ये किसने दी, मार्क्स है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से किसने दिए। जैसे टेलकॉट पार्सन ने दिया AGIL, ठीक है, वेबर ने दिया आपकी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी की एक्शंस को समझने का, ठीक है, मीड ने दिया आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो ऐसे आपको समझने पड़ेंगे कि किसने कौन से कॉन्सेप्ट दिए। तो आपको बुक्स पता होनी चाहिए, थिंकर की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस थिंकर की आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आइडियोलॉजी आपको कहाँ से पता पड़ेगी, सबसे पहले तो आप हार्ड कॉपी डाउनलोड करो और उसको हार्ड कॉपी निकालो, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो, हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकालो और उसमें थिंकर दिए होंगे, और उन थिंकर्स के वो जिस टॉपिक के दिए होंगे उसी के अंडर में उनके नाम लिखे होंगे, तो वो क्या होगा, उनसे रिलेटेड उनकी आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड प्लस स्ट्रक्चरलिज्म है, तो इसमें बाकी ऊपर के जो 4 थिंकर्स हैं वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं, और उसमें क्लॉड जो है वो कौन है, स्ट्रक्चरलिज्म पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर किस चीज़ से है। तो पहले तो बेसिक्स ये क्लियर कर लो आप। ठीक है, अब आपको बुक समझ में आ गया, ठीक है, आपको थिंकर समझ में आ गए, आपको उनकी आइडियोलॉजी समझ में आ गई, क्लियर हुआ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें एक चीज़ और है कि आपको जो बुक जो लिखी गई है उसकी डेट भी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको पता होनी चाहिए कि किस थिंकर ने क्या बोला, उनकी स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पता नहीं कौन सा कहाँ पूछ लेगा। तो सबसे पहले बेसिक्स आप ये क्लियर कर लो, इसको अभी स्टे पे डाल दो। जब ये समझ जाओगे ना, उसके बाद अभी इसको लीव पे रखना, ठीक है, छोड़ दो इसको अभी। उसके बाद आओगे आप यूनिट 2 पे, जिसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी देखोगे, और यूनिट उसके बाद 3 पे आओगे, जिसमें आप क्या देखोगे, जो आपके सोशल स्ट्रक्चर वगैरह इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको आप समझोगे। जब ये 3 समझ लोगे आप, ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये थिंकर्स घूम फिर के वही आ रहे हैं सारे, और उसमें से कुछ जो थिंकर्स होंगे काफ़ी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब इसका तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ये सारे जितने थिंकर्स हैं मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे अपने सारे जो है थिंकर्स पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैंने एक एक करके सबके लेक्चर्स दिए हैं, उनके सामने उनके इमेजेस हैं जो थंबनेल्स में, उनके बारे में भी है, अंदर आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट्स में ही है। अब रही बात इनके नोट्स की, तो देखो आप नोट्स कैसे बनाओगे। आप क्या करना है, जैसे ही आपने हार्ड कॉपी डाउनलोड करी, आप उस क्या करो, जैसे ठीक है आपको थिंकर्स पता लगे, उनके नाम पता लगे, वो आप रट लो, आपको पता होने चाहिए। फिर आप क्या करो, एक आप नोट्स बनाओ, अपने सारे थिंकर्स के नाम लिखो, और थिंकर्स के नाम ऐसे नहीं लिखने, उनका कैसा लिखना है, जैसे क्लासिकल थिंकर है, ठीक है, उस क्लासिकल थिंकर में आप सारे नाम लिखो, उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी लिखो, उनके कॉन्सेप्ट्स लिखो, और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ उसके साथ उनके कीवर्ड्स लिखो समझने के बाद। जैसे कि मैंने बोला मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी, इकोनॉमिक पे फोकस कर रहे थे ये, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, क्लासिकल थिंक करते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया, कॉमोडिटी फैटिज्म हो गया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट कीवर्ड में रख लो। अब कॉमोडिटी फैटिज्म में क्या होता है, या मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, ठीक है, तो अब कॉमोडिटी फैटिज्म में क्या हो गया, आप उसको ऐसे समझो, वैल्यू, बैकग्राउंड, बस ये आपका कीवर्ड हो गया। अब इससे कैसे समझोगे कॉम्पिटिटिव फैटिज्म को, कि भाई कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट की तारीफ करते हो, लेकिन उसके पीछे जो भी मेहनत लग रही है, जो भी वैल्यू लग रही है, जो भी चीज़ लग रही है, आप उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव फैटिज्म। तो आपने क्या कर दिया, वैल्यू, बैकग्राउंड और क्रॉस मार दिया ऐसे, तो आपका ये कीवर्ड हो गया, समझ में आ गया। ऐसे सारे थिंकर का करना है, यही आपके नोट्स हैं, मतलब एक लाइन में आपके थिंकर हो गए, ऐसे ही आपने 26 लाइन बना दी, आपके 26 थिंकर हो गए। ठीक है, ऐसे कर करके क्लियर, ये आपके नोट्स हो गए, ये इससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो मतलब 25 क्वेश्चंस लगभग इसी से ही आते हैं आपके यूजीसी नेट में, सोशियोलॉजी के पेपर 2 में। ठीक है, अब वो मैच द फॉलोइंग में आ जाए,
चाहे बुक्स के फॉर्म में आ जाए, चाहे वो वन लाइनर आ जाए, लेकिन फैक्चुअल ही आपको समझना है और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। तो क्या हो गया, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल याद करना है, और उसे क्या करना है, आपको रिटेन रखना है, याद रखना है। अब रिटेन कैसे रखोगे, उसका तरीका होता है रिकॉल करो, बार बार सोचो उसको, बार बार सोचो। आप जैसे पढ़ लिया, किताब बंद कर दो, अब उसको सोचो, फिर उसको हाफ एन आवर बाद सोचो, ठीक है। बस आपको यही करना है, आपको सोचना ज़्यादा है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, क्योंकि देखो कितना सरल ऑप्शन है कि आपको एक क्वेश्चन है, उसके आपको कितने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब आपने कॉन्सेप्ट आपको पता है कार्ल मार्क्स का, तो आप क्या करोगे, ये नहीं हो सकता, इस पर इसने काम नहीं करा, इसने नहीं करा, ये सही हो सकता। तो ये क्या हुआ, आपने एक एनालाइज करा उस क्वेश्चन को, ठीक है, गैस एनालिसिस मारा, गैस कैलकुलेटेड रिस्क लिया आपने, तो वो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे जो अदर यूनिट्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है। तो इसको आप ऐसे देख लो कि ये तो क्लासिकल थिंकर्स हो गए, तो इसमें आपको ये डर्कहाइम, वेबर और मार्क्स पढ़ना है। स्ट्रक्चरलिज्म में आपको ये सारे थिंकर्स पढ़ने हैं। तो ये थिंकर्स वाला जो भी है ना, जितने भी हैं, यूनिट 4, पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कोलिनिज्म, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इंडियन थिंकर में आपको ये 3 पढ़ने हैं, 4 5 और एक 6, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आपके युवराज आएंगे, सॉरी योगराज, ठीक है। उसके साथ आपके बेते आएंगे, आंध्र बेते। तो ये सारे आपको थिंकर्स इसमें पढ़ने हैं। फिर सोशल जो आपका सेकंड यूनिट 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी, उस रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप क्या देखोगे, वो ये सारे जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये तो बियर मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें फोकस आपको क्या करना है, आपको ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैरिज, फैमिली एंड किंगशिप है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए मैरिज कितनी टाइप की होती है, क्या होती है, किसने क्या बोला। अब किसने क्या बोला ये भी मैं बताऊंगा आपको, वो कैसे याद रखना है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेके, तो ये मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, रूरल एंड ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारे आपके की टॉपिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट करें, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। फाइन, लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूजीसी और इसमें, बट इसमें फैक्चुअल बेसिस हमारा ज़्यादा रहता है, किसमें, हमारा जो एमपी सेट रहता है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते। देखो जो हमारे यूनिट्स हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है, यूनिट 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो यूनिट 1 से हमें कम से कम क्वेश्चन देखने मिलते हैं 25। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन जो देखने मिलेंगे वो मिलेंगे, किसी में से हमें 9 मिलेंगे ऑन एन एवरेज, किसी से हमें, इसमें जो यूनिट 3 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 2, यूनिट 1 यूनिट 3 हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं 10 क्वेश्चन के समथिंग। फिर यहाँ पे 4 पे हमें 5 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये आगे तक यूनिट में जाओगे, इसमें क्या होता है, एवरेज बेसिस पे आपको 5 से 8 क्वेश्चन सब में से देखने को मिलते हैं, बट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो तो आपको पढ़ना ही है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको फैक्चुअल पे ज़्यादा फोकस करना है, उस थिंकर के, उसके कॉन्सेप्ट्स पे, बुक्स, बुक्स प्लस ईयर्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स उसने क्या दिए हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस उनकी आइडियोलॉजी। अब उसमें आपको करना क्या है, अब देखो उसमें करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना है मैरिज, ठीक है। अब उस मैरिज पे डिफरेंट थिंकर्स ने क्या बोला, अब ये याद रखना सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप क्या करो, आप उसमें टैग मेथड अपनाओ, टैग, ठीक है। तो मैरिज आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक है, आपने पहले बेसिक्स क्लियर कर लिए कि मैरिज कितनी टाइप की होती है, क्या होती है। अब देखो टैग कैसे इस्तेमाल करोगे, कि मानो कि मैरिज पे, मानो कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, हालांकि कार्ल मार्क्स ने मैरिज पे कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन, कि आप मान लो कि क्लास पे क्या बोला, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। तो देखो कार्ल मार्क्स बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो टैग मेथड से हम देखते हैं कि उन्हें थिंक क्या करा, उन्हें देखो इकोनॉमिक बेसिस पे देखा, मतलब उनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला थॉट था कि इकोनॉमी ही जो है वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है चीज़ें। तो बेसिकली इनका जो आइडियोलॉजी थी वो इकोनॉमिक वाली थी, कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाले थे वो शोषण कर रहे हैं जो पुअर लोग हैं, ठीक है, उनका। इन्होंने एक्ट क्या करा इकोनॉमी, इन्होंने बताया कि जो क्लास है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में, प्रोलिटेरियट, बर्गुरी एंड प्रोलिटेरिएट। तो ये क्या हो गया, इनका एक्ट हो गया। मतलब इनने क्लास को कैसे पढ़ा, इनने क्लास से इकोनॉमिक बेसिस पे बांट दिया कि 2 भाग में डिवाइड है, एक तो प्रोलिटेरिएट और एक बुर्जुइस, ठीक है। एक जो बहुत जो वर्कर्स हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं, इसको ऐसे भी कहते हैं, वो हैव्स और हैव नॉट्स। बस आपको ये कीवर्ड लिखना है यहाँ पे, क्लास, हैव्स और हैव नॉट्स, खत्म। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिख लो, वर्कर एंड कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में। तो ये क्या हो गया, आपने 3 टर्म्स यहाँ लिखे और आपने टैग मेथड लगा दिया। ये एक टी का मतलब हो गया यहाँ पे थिंक,
और यहाँ पे एक्ट, ये ए हो गया एक्ट और जी हो गया गिव। तो थिंक, एक्ट एंड गिव। गिव एग्जाम्पल आपने दे दिया, आपके पास ऐसे ही करना है। फिर टैग मेथड आपने देखा क्लास को और किसने पढ़ा है, तो क्लास को बोर्डिनो में पढ़ा है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे देखा क्लास को, इन्होंने देखा कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस ही नहीं है, कल्चरल बेसिस भी है और सोशोलॉजिकल बेसिस भी है। क्लियर। तो ये बेसिस भी आपको क्या है, क्लास को सेग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें भी आप टैग लगा दिया। इनकी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सिर्फ इकोनॉमिक सोशल नहीं, ये सारी चीज़ें देखिए। एक्ट कैसे करा, टू, ये सिर्फ इसी के बेसिस पे नहीं है, अलग चीज़ पे एग्जांपल भी दे दिया। तो ये क्या हो गया, आपने इसको टैग मेथड में इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको कि कैसे करना है। गुड। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बाकी यूनिट्स आपको रैपिड रिवीजन करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो उसमें बेसिकली क्या है कि पहले तो होगा टॉपिक, फिर उस पर थिंकर्स के पर्सपेक्टिव, ये चीज़ ऐसे याद रखनी है आपको। टॉपिक थिंकर का पर्सपेक्टिव, टॉपिक थिंकर का पर्सपेक्टिव। अब वो टॉपिक होगा उसका आपको बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए। कि जैसे मानो कि आप बात कर रहे हो इसकी पॉवर्टी की, ठीक है। तो पॉवर्टी में आपको पता होना चाहिए भाई कैसी पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी होती है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो ये पॉवर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पॉवर्टी मानो कि नेचुरल है। अब ये थॉट प्रोसेस में आ गया, आप थिंकर्स की पर्सपेक्टिव देख लो इस पर कि कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या बोला है पॉवर्टी को लेके, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ये आपकी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप क्या करो, फिर सेट लगाओ। और सेट आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे लगाना है। एक तो ये तरीका हो गया। अब इसमें आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग, जो मैं करता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हो, आप एक पेपर लो, क्वेश्चन पेपर, उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। आपने मानो सॉल्व करे, आपने मतलब 10 क्वेश्चन पेपर लगा लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होगा ना, मानो आपने कोई एमसीक्यू सॉल्व करा, उस एमसीक्यू के जो ऑप्शन है उसको भी आप पढ़ लो। तो आपको क्या हो रहा है, आप क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व भी हो रहे हैं, साथ में आपको पैटर्न भी समझ में आ रहा है, आपको प्रोसेस भी समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको उनकी, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना लो कि आपने जैसे वो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, मानो कार्ल मार्क्स पे पूछ लिया, ठीक है, और आपने एक आंसर सही दे दिया उसका, हाँ ठीक है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बाकी ये 3 ऑप्शन हैं, आप उनके बारे में भी स्टडी कर लो। तो आप देखोगे कैसे, आपने अगर 5 पेपर भी लगा लिए तो फिर आपको वो देखने को मिलेगा जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तो बस उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। तो ये काफ़ी एडवांटेज आपको दे सकता है, बट इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपको पेपर 1 बता दिया मैंने, पेपर 2 बता दिया कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी बता दी कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए कैसे करना है। अब बात आती है किस चीज़ की, वो आती है आपकी डेडिकेशन की। तो आपको क्या करना है भाई, 8 आवर्स डेली दो, आपका सेट आराम से निकल जाएगा, ये मिनिमम है। और अभी कुछ टाइम के लिए ना सब कुछ भूल जाओ, चुपचाप बैठ के पढ़ो अपना, ठीक है। अभी जो भी आपकी शादी वादी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किसी के यहाँ जाना है, दोस्ती यारी सब जो भी चीज़ें, अभी इसको आप 1 महीने के लिए छोड़ दो, 1 मंथ के लिए लगभग। मैं तो 25 की डेज़ की स्ट्रेटेजी दी है और इसको आप फॉलो करो। तो बेसिक मैं इसको सम अप कर देता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी को। उसमें आपको करना क्या है कि सिलेबस निकालो भाई सब चुपचाप, उसकी हार्ड कॉपी, थिंकर्स को सेग्रीगेट करो, कॉन्सेप्ट्स को जो है क्या करना है, अंडरस्टैंड करो। जो नोट्स बताएं वो कैसे बनाने हैं, थिंकर्स के नाम लिख लो, कॉन्सेप्ट्स, आइडिया, और ये बस खत्म। ये नोट्स होगा, बस इसी को रिवाइज करना। और ये नोट्स ऐसे नहीं कि आपने 10 पेज में बना ली भाई। जो आपके 5 चैप्टर है ना यूनिट 1 में, तो उसके आपके 5 पेजेस ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये 5 पेजेस बाद में जब आप करने आओगे तो ये 1 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हर यूनिट का सिर्फ 1 पेज, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। और वो भी नोट्स ऐसे नहीं कि भाई ये मानो ये 4 शीट हो, इतनी बारीक बारीक छोटे 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 छोटे, वो नहीं। अच्छे से लिखिए, जो प्रॉपर आपकी राइटिंग है, उसमें कीवर्ड पता होने चाहिए, कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है। अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आप कोई भी सेट लगा लो। लास्ट के 5 दिन भी सेट लगा लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर एक काम करो, स्टार्टिंग में सेट लगा लो, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। रीजन बिंग मैं 5 दिन में लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके जो है पीडीएफ दे दिया कि आपको कौन से फोकस करने हैं, ठीक है, की टॉपिक्स, और की एरियाज ही बता दिए, और किस चीज़ पे फोकस करना है वो भी बता दिया। तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान होगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर माई साइड। और कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को क्या करोगे, मेल करोगे। कहाँ पे मेल करोगे, वो मेल करोगे आपको classbunk.ugcnet@gmail.com। काफ़ी लोगों के मेल आते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो और जो नोट्स अगर चाहिए मेरे से तो मेलस, दे आर सर्टेन टू, हम नोट्स बनाते हैं, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए, एंड इट कॉस्ट अराउंड अ पेनी फॉर यू, बट इट कीप अस मोटिवेटेड, हमारी टीम के लिए भी, हमारे लिए भी। फाइन। सो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।